अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है, राजस्थान का राखा कहा जाता है, सद्भावना का केंद्र कहा जाता है। यहाँ अजयगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसको तारागढ़ का दुर्ग भी कहते हैं, गढ़बिटली दुर्ग भी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये अजमेर है बच्चों जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ से सारे संसार के भारत के कोने कोने से यहाँ लोग जो है दरगाह पर अपना माथा टेकने के लिए आते हैं, दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज के जितने जो बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे कई लोग यहाँ माथा टेकने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए, यहाँ उपासना का केंद्र और पर्यटक स्थल के रूप में अजमेर को जाना जाता है। इसी अजमेर का पृथ्वीराज चौहान है और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास अपने आप में अनुपम उदाहरण है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ मैं ये राजस्थान का मैप बना रहा हूँ बच्चों। पहले राजस्थान का, भारत का जो एक स्टेट है राजस्थान जिसके हम निवासी हैं, और राजस्थान की घटनाओं का हमें पूरा ध्यान में होना चाहिए, अध्ययन की। राजस्थान का इतिहास क्या है, यहाँ ये भारत का है बच्चों मैप। भारत का को दो भागों में यहाँ एक रेखा जाती है और इसको कर्क रेखा कहते हैं, और एक कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। उत्तर वाला भारत जो है वो उत्तरी भाग, ये उत्तरी भारत कहलाता है, और ये दक्षिणी भारत कहलाता है, दक्षिणी भारत कहलाता है। यहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, यहाँ पे इधर अरब सागर है, अरब सागर इधर वाला जो दक्षिण भारत वाला ये ठंडा भाग कहलाता है। उत्तरी भाग जो है यहाँ पर राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे इधर राजस्थान का पूर्वी भाग जो है इधर यहाँ बारिश, अच्छी बारिश होती है, झालावाड़ है, कोटा है। यहाँ का जो क्षेत्र है कोटा बूंदी हाड़ौती वाला क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का। अब यहाँ जो त्रिकोणीय स्थिति का है ये अजमेर है बच्चों, 7 अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में कौन सा है, सपाद लक्ष्य कहा जाता है पश्चिम के क्षेत्र को। सपाद लक्ष्य जो जंगली वाला जो क्षेत्र होता है जंगल का, इसके पास नागौर है, नागौर की राजधानी अहिच्छत्र है। और इसी जयपुर अजमेर जो है बच्चों, अजमेर का राजा कौन है, अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास हम अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ये तृतीय है, ये चौहान वंश का अंतिम शासक है। इसके साथ साथ पृथ्वीराज चौहान वंश का अंतिम शासक होने के साथ साथ इसको राय पिथौरागढ़ भी कहा जाता है, राय पिथौरागढ़ भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है विजेताओं का विजेता कौन है, पृथ्वीराज चौहान। इसको दल पोंगल भी कहा जाता है, दल पोंगल भी कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान का कन्नौज के साथ संबंध क्या था, तो यहाँ देखिए बच्चों ये जो जगह है यहाँ ये राजस्थान है, यहाँ कौन सा है बच्चों, ये राजस्थान है। और राजस्थान से ये जो सटा हुआ गुजरात से इनका बहुत अच्छा संबंध होता है। और राजपूताना के यानी राजस्थान के अजमेर में तो इनका साम्राज्य ही होता है। यहाँ बच्चों आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अजमेर से या दिल्ली है, दिल्ली के पास में यहाँ कौन सी जगह है, दिल्ली के यहाँ पर ये यूपी, और यूपी में क्या है, कन्नौज। यूपी में एक स्टेट है कन्नौज, और कन्नौज का राजा कौन था, कन्नौज का राजा इस समय जयचंद होता है। कौन होता है बच्चों, जयचंद होता है। जयचंद का नाम आपने सुना होगा, जयचंद। इस जयचंद की एक पुत्री होती है और वो उस पुत्री का नाम होता है संयोगिता। क्या नाम होता है बच्चों, संयोगिता नाम होता है। पृथ्वीराज जब अजमेर में ये शिकार करने जाते थे और एक ही तलवार के एक ही वार से ये अपने शिकार कर देते थे, तलवार के एक ही वार से ये सिंह का शिकार कर देते थे। तो जब इनकी वीर गाथाएं जो थी, वीर गाथाएं सब जगह फैलने लगी पूरे भारत में। इनकी राजपूताना के अजमेर के थे, अजमेर से दिल्ली तक इनका शासन था, अजमेर से लेके ये दिल्ली तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो मोहम्मद गोरी है ये, और
इधर कौन है यहाँ पे? मोहम्मद गोरी। इधर है आपके पृथ्वीराज चौहान। यहाँ देखिए बच्चों, मोहम्मद गौरी, मैंने आपको पहले भी आपको ये बताया था कि यहाँ पर गजनी है। यहाँ ये कौन सा राज्य है? गजनी राज्य है। और गजनी का यहाँ कौन सा वंश था? यहाँ पे गौर वंश है। यहाँ पे कौन सा वंश है? गौर वंश। और गौर वंश का कौन है बच्चों? यहाँ पे गौर वंश का जो इनका बड़ा भाई था उसका नाम था गयासुद्दीन बिन साम। बड़े भाई का नाम गयासुद्दीन साम है। और गयासुद्दीन साम का छोटा भाई, इसका जो छोटा भाई है, और उस छोटे भाई का क्या नाम है बच्चों? छोटा भाई का नाम था शमशुद्दीन बिन शाम। ये जो शमशुद्दीन बिन शाम था, यही भारत के इतिहास में आगे जाकर क्या कहलाया? मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस हुआ था। मोहम्मद गोरी के पहले भारत पर हमला करने के लिए कौन आया था बच्चों? मोहम्मद गोरी से पहले भारत पर हमला करने के लिए महमूद गजनवी आया था, जिसने भारत में लूटपाट, यहाँ गुजरात पर हमला किया था। सोमनाथ मंदिर पे हीरे मोती जवाहरात लेकर यहाँ लूट कर वापस चला गया था। महमूद गजनवी का लक्ष्य एक ही था, लूटपाट करना और वापस चले जाना। लेकिन मोहम्मद गोरी का लक्ष्य था भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था, उसी प्रकार मोहम्मद गोरी भी गजनी से लेके और पूरे इंडिया का मतलब हिंदुस्तान पर अपना अधिकार करने का जो मनसबा था वो मोहम्मद गोरी में था। और मोहम्मद गोरी यहाँ 1173 ईस्वी में इसने एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी गजनी के अंदर। 1163 ईस्वी में इसको गजनी मिल गया था। बड़े भाई ने कहा कि भाई तू मेरा छोटा भाई है और आज से गजनी तू ही संभालेगा, गौर वंश अब तेरे हाथों में ही है। और इसने जो मोहम्मद गोरी जो था उसने खलीफा से भी कोई आज्ञा नहीं ली थी। खलीफा किसको कहा जाता है बच्चों? वो खलीफा समझ रहा था। यहाँ से मोहम्मद गोरी यहाँ से लाहौर पहुँचा, लाहौर से सियालकोट पहुँचा था, सियालकोट से आगे बढ़कर ये पंजाब पहुँच जाता है। पंजाब के पास में, दिल्ली के बिल्कुल पास में हरियाणा में एक मैदान बना हुआ है बच्चों, ये तराइन का मैदान है। ये कौन सा मैदान है? इस तराइन के मैदान में पहुँच गया था। यहाँ पर मुसलमानों की 5 लाख सेना यहाँ पर आके इकट्ठी हो गई थी। अब बच्चों वास्तव में इतिहास क्या रहता है? इतिहास कहता है कि यहाँ मोहम्मद गोरी गजनी से निकला था, गजनी से लाहौर से मुल्तान से पेशावर से सियालकोट से पंजाब में हरियाणा में यहाँ आके तराइन के मैदान में अपनी सेना को पूरा व्यवस्थित रूप से जमा लिया था। पूरा सभी मुसलमान जो थे वो सारे वहाँ 5 लाख सेना वहाँ जम गई थी। और हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए हिंदुस्तान के राजपूतों की शहंशाह, राजपूतों की जो बादशाह थी, राजपूतों का जो शासन था, वो शासन को समाप्त करने के लिए मुसलमान हिंदुस्तान के चौखट पे आगे खड़े हो गए थे। ये हमलाकारी थे, ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात का पता चला तो पृथ्वीराज चौहान विशाल सेना लेके राजपूतों में जज्बा जोश भर के और अजमेर से प्रस्थान होकर ये कहाँ पहुंच गया था? दिल्ली में अपने पुत्र गोविंदराज के पास पहुंचा था। गोविंदराज भी वहाँ सेना लेके तैनात था। गोविंदराज और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से प्रस्थान करके हरियाणा में तराइन के मैदान के पास पहुंचे थे। और तराइन के मैदान में पहुंचकर दोनों का आमना सामना होना था। एक तरफ मुसलमानों की सेना खड़ी थी और एक तरफ कौन सी सेना खड़ी थी बच्चों? एक तरफ राजपूतों की सेना खड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान सेना का नेतृत्व कर रहा था। मोहम्मद गोरी घोड़े पे सवार होके और राजपूतों पर हमला करने के लिए आतुर हो रहा था। ये सिचुएशन थी, ये दृश्य था। समय और इतिहास यहीं पर थमने वाला था बच्चों, समय और इतिहास यहीं पर थमने वाला था। प्रातः 9:30 बजे झंडे दोनों तरफ से, राजपूतों के झंडे और इधर मुसलमानों के झंडे का संकेत दे दिया गया था। ढोल नगाड़े बजाए गए थे और युद्ध प्रारंभ हो गया था। और इसी
प्रारंभिक अवस्था के अंदर मोहम्मद गोरी घोड़े पे सवार होके और सीधा किसके पास पहुंच जाता है, वो गोविंद राज के घोड़े के सामने पहुंच जाता है। मोहम्मद गोरी ने भाले से प्रहार किया, इतना तेज प्रहार किया, गोविंद राज के आगे के सामने के दो दांत टूट गए थे, गोविंद राज के दांतों पर खून निकल रहा था और गोविंद राज को इतना गुस्सा आया कि गोविंद राज ने कटार निकाली और कटार से इतना तेज प्रहार किया बच्चों, इतना तेज प्रहार किया था कि मोहम्मद गोरी जो था वो घायल हो गया था, घायल होकर घोड़े से नीचे गिरने वाला था। उसका एक स्वामी भक्त सरदार आया मैदान के अंदर और मैदान में आके उसने उसको मोहम्मद गोरी को अपनी बाहों में भर के घोड़े पे बिठा के युद्ध के मैदान से बाहर ले गया। मुसलमान की सेना अस्त व्यस्त हो गई, भाग रही थी। राजपूतों ने कहा कि हमें इनके पीछे नहीं भागना। राजपूत कभी धोखे से वार कभी नहीं करते, राजपूत अपने आन बान शान के लिए फेमस माने जाते हैं बच्चों, राजपूत अपने आन बान शान के लिए फेमस माना जाता है। राजपूतों का जो जज्बा था, राजपूतों की जो वीरता थी, वो हिंदुस्तान पूरा याद करता है। वो वीरांगनाएं जिन्होंने हंसते हंसते अपने आप को बलिदान कर दिया था, वो वीरांगनाएं याद करती हैं। ये राजपूतों का इतिहास है बच्चों। पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक था। राजपूतों ने कहा कि हम अपना सिर कटा सकते हैं, अपना सिर झुका नहीं सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान उन्हीं में से एक वीर योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इन मुसलमानों ने हमारे हिंदुस्तान पर नज़र रखी है, इन मुसलमानों को हमने इतना भगाया कि ये वापस मुड़कर वापस हिंदुस्तान की तरफ नज़र नहीं उठाएंगे। और मोहम्मद गोरी यहाँ से भागकर भगोड़ा यहाँ से चला गया था और कहाँ वापस गजनी पहुँच गया था। ये वीर योद्धा, ये पृथ्वीराज चौहान की कहानी है बच्चों, ये पृथ्वीराज चौहान का इतिहास है, ये पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी है। पृथ्वीराज चौहान अपने पुत्र गोविंद राज को दिल्ली में ठहरा के और वापस अपने अजमेर राज्य को संभालते हैं और कहते हैं कि अगली बार अगर वो यहाँ हिंदुस्तान में आएगा तो यहाँ से जिंदा वापस लौट कर नहीं जाएगा। ये पृथ्वीराज चौहान का रुतबा था, ये पृथ्वीराज चौहान की वीरता थी। और नेक्स्ट जो रहेगा बच्चों, तराइन का दूसरा युद्ध में क्या घटना होती है। आग और बबूला हो रहा था। मोहम्मद गोरी वहाँ से किस तरह से ये सेना का विभाजित करता है, कितनी सेना लेकर आता है, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को धोखा देता है, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को इसने फरमान भिजवाए थे 1 से 2 से 3, 3 से 4, ये सारी घटनाएं, व्यू रचना, वहाँ मैदान की स्थिति, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तराइन का दूसरा युद्ध देखा जाएगा जो 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ये सेकंड टाइम भी मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पर हमला किया था, हिंदुस्तान पर नज़र रखी थी इसने। इसका चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। ये दूसरा चरण आज यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।